छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसा पैसा चाहिए तुम्हें? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब दे दूंगा तुम्हें। बस मेरी जान बख्श दो प्लीज। उस घने अंधेरे में एक व्यक्ति आता है। एक कैमरा सेटअप करके वो राज के सामने बैठता है। रघु, नहीं नहीं नहीं। अब शुरू होगी मौत की रिपोर्टिंग। तुम तो मर चुके थे ना, यहाँ कैसे? सवाल मैं करूंगा, तुम नहीं। मैं रिपोर्टर रघु अपनी अंतिम रिपोर्टिंग की यात्रा पर कैमरामैन राज से कुछ सवाल करते हुए। नहीं, छोड़ दो भाई, मैं तो तुम्हारा भाई था ना, गलती हो गई मुझसे। तो पहला सवाल, धोखा देना कब से शुरू किया और मुझे धोखा देने में कौन कौन शामिल था? जब से तुम उस पॉलिटिशियन की रिपोर्टिंग कर रहे थे तब से। विक्रम और खासकर वंशिका दोनों इसमें शामिल थे। मैं क्या करता, मैं भी उनके साथ हो लिया। हंस क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है रघु, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। धोखा गलती नहीं, पाप है। पाप के लिए माफी नहीं होती। जिस कैमरे को तुम हर वक्त पकड़े रहते थे, उसी कैमरे से तुम्हारी आखिरी सांसों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब रिपोर्टर भी मैं, जज भी मैं, और मैं ही तुम्हारी जान लेने वाला जल्लाद भी। ये कहकर रिपोर्टर राज पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना है तो मार दो, पर ऐसे तड़पा कर नहीं। छोड़ दो मुझे। इस दुनिया में न्याय मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। भले मरने के बाद ही क्यों ना छीनूं। रघु एक माचिस की तीली जलाता है और राज पर डाल देता है। अन्याय की जो आग रघु के अंदर भड़की थी, वो अब उसकी आत्मा के रूप में आकर बदला ले रही थी। ये ज्वाला बदले न्याय और धोखे की थी, जिसमें अब राज जल रहा था। नर्क में इंतजार करना, धरती से पाताल तक का सफर तय करूंगा तुम्हें तड़पाने के लिए। अन्याय का नाश हो। अगली रिपोर्टिंग के लिए तैयार। शमशान से लौटा रिपोर्टर रघु। आखिरी सांस गिनते हुए उसने उस दिन को याद किया जब उसने न्याय की बातें करने वाले रघु को धोखा दिया था। रघु और उसकी टीम आज रघु के कमरे में उनके एक केस पर बात कर रहे थे। रघु, एक बार सोच लो, ये राजवीर बहुत ही बड़ा नेता है। अगर फंस गए ना तो ये जान ले लेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये रास्ता कांटों से भरा होगा। हम असली रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जाहिर है खतरा तो होगा ही। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम पीछे हट जाओ, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। और आज रात उस राजवीर के इंसानों की तस्करी का खुलासा मैं करके रहूंगा। आज रात उसका एक कंटेनर आने वाला है, खबर पक्की है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं रघु। चारों की आपस में सलाह हो जाती है और जैसे ही राज और विक्रम कमरे से निकलते हैं, वंशिका पीछे ही रुक जाती है और रघु से कहती है, रघु, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वंशिका, ये एक ही बात ना जाने कितनी बार बोल चुकी हो। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरी बस एक ही प्रेमिका है और वो है मेरा काम, और तुम मेरी दोस्त हो। तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं घूमने वाली। वंशिका वहां से गुस्से से चली जाती है। अब वो समय आ गया था जब रघु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। सभी देशवासियों को रिपोर्टर रघु का नमस्कार। इस देश को कुछ मंत्री दीमक की तरह खा रहे हैं और खोखला करते जा रहे हैं, बिल्कुल राजवीर की तरह। ये नेता इंसानों की तस्करी करता है। ये देखिए और खुद करिए चुनाव कि इन्हें सत्ता में रखना है या जेल में। राज कैमरा कंटेनर की तरफ घुमाता है और सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। वो देखो राजवीर,
वहाँ एक रिपोर्टर है जो खुद को न्याय का रक्षक समझता है। ओह अच्छा, तो ये है वो। थैंक यू वंशिका, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अब तुम्हें कभी ऐशो आराम की कमी नहीं होने दूंगा। वंशिका को देखकर रघु के होश उड़ गए थे। ये क्या हो रहा है? तभी राजवीर और उसके गुंडे रघु के सामने आ जाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और वंशिका, तुम ये धोखा देकर तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ अपने कैरेक्टर और तुम कैसी हो उसकी पहचान बताई है। ये लाइव स्ट्रीम पर है। चिप दो मुझे। ये क्या कह रहे हो? कोई चिप? ये लीजिए चिप। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो सब इसके अंदर है। राज, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो न्याय करने निकले थे ना। न्याय? बॉस, न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ पैसा और पावर बोलता है। पर उतने में ही विक्रम उसके पीठ में छुरा भोंक देता है। विक्रम, तुम भी? हाँ, मैं भी। बिन बात की मौत नहीं मरना मुझे। हमने सोचा था कि तुम्हें भी शामिल कर लें, पर तुम तो निकले थे न्याय का झंडा लेकर, किसी की बात सुन ही कहाँ रहे थे। वो लोग हंसते हैं और उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। बरसात होने लगती है और मानो उसी बरसात में रघु का मरा हुआ शरीर रो रहा हो, अपनों से धोखा खाकर। वंशिका राजवीर से बात कर रही थी। राजवीर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो हमें भी मार देगा राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपना ध्यान खुद रखो। यहाँ अगर मेरा नाम खराब हो गया तो पूरी पार्टी गिर जाएगी। फोन रखो और मुझे वापस परेशान मत करना, और दोबारा मुझे कॉल मत करना। मुझसे पूछकर धोखा दिया था क्या तुमने? अब भुगतो। राजवीर सुनो तो। और वंशिका डर के मारे कमरे में बैठ जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। रघु मुझे मार देगा, वो मार देगा मुझे। मैं तो उससे प्यार करती थी ना। नहीं, वो मुझे नहीं मारेगा। उसे मुझे नहीं मारना चाहिए ना। लेकिन मैंने ही रघु को धोखा दिया था। पर गलती तो रघु की थी ना। उसे मेरा प्रपोजल नहीं ठुकराना चाहिए था। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई पड़ती है। वंशिका बहुत डर जाती है। कौन है? कौन है? रघु, रघु, रघु तुम हो? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी। अरे वंशिका, मैं हूँ, दरवाजा तो खोलो। विक्रम, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। वंशिका दरवाजा खोलती है और अचानक उसके घर की लाइट्स कट हो जाती है और सिर्फ वंशिका की चीखने की आवाज आती है। अचानक एक बल्ब जलता है और एक चेयर पर वंशिका बंधी हुई थी। एक व्यक्ति अंधेरे में कैमरा सेट कर रहा था और फिर वो व्यक्ति वंशिका के सामने बैठ जाता है। रघु? हाँ, मैं और तुम्हारे 2 दोस्त भी साथ लेकर आया हूँ। आज तुम सब लाइव आओगे। नमस्कार देशवासियों, मैं रघु आपकी सेवा में सीधे शमशान से उठकर आया हूँ। आज हम लाइव बातें करेंगे भ्रष्ट नेता रघुवीर से और 2 धोखेबाज दोस्तों से। क्या लगता है मुझे पहला सवाल किससे करना चाहिए? हमें छोड़ दो रघु, राजवीर तुम्हें बहुत पैसे देगा, मुझे भी दिए थे उसने। हम लाइव हैं बेवकूफ। पागल मत बन राजवीर, तेरे पैसे जरूरी हैं या जान? नहीं रघु, मुझे छोड़ दो। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, पर तुम ही मुझे ठुकराते रहे, इसीलिए मैंने ये सब किया। इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। तो पहली रिपोर्टिंग करेंगे हम एक प्यार की। वंशिका, आपसे सवाल है कि क्या आपने राजवीर के साथ मुझे मरवाने के लिए संबंध बनाए? हाँ, पर मैं क्या करती? मुझे सिर्फ तुम ही दिखते थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और से मिलो। यानी तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं, बस एक पागलपन था और तुम्हें बस अपनी जिद पूरी करनी थी। और तुम्हारे धोखे से सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे देश को नुकसान हुआ।
उन लड़कियों का जिन्हें इस राजवीर ने कंटेनर में डालकर दूसरे देश भेज दिया, उन सब की जिंदगियों का क्या? मुझे और किसी की जिंदगी से क्या मतलब? कोई पछतावा नहीं। अब समय जजमेंट का है। सजाए मौत दी जाती है तुम्हें। तड़प तड़प कर मरोगी तुम। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे छोड़ रही है। रघु उठकर वंशिका को कोई चीज पिलाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तुम्हें मैंने एक दवाई पिलाई है। अब तुम्हें खून का हर गिरता कतरा महसूस होगा। ना तुम चिल्ला पाओगी, ना कुछ कह पाओगी। बस घुटन में अपनी जान जाती महसूस करोगी। अब रघु विक्रम और राजवीर की ओर देखता है। ऐसे मत देखो हमें। मुझे इस तरह नहीं मरना रघु। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। मुझे छोड़ दो। इस राजवीर ने मुझे बहुत पैसे दिए। मैं लालच में आ गया था रघु। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। छोड़ दो मुझे। कुछ भी मत बको। वंशिका मेरे पास आई थी तुम्हारे बारे में बताने, और ये विक्रम भी वंशिका का पीछा करते करते आया था। पैसे की डिमांड इसी ने की थी। डायलॉग मार रहा था कि दोस्ती सस्ती नहीं होती साहब, और हंस रहा था। तो देशवासियों, क्या लगता है हमें विक्रम को और पैसे देने चाहिए? मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं बहुत पैसे देने चाहिए तुम्हें विक्रम। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? कौन से पैसे? मुझे नहीं चाहिए पैसे रघु। नहीं 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 नहीं। बहुत पैसा चाहिए था ना तुम्हें? लो, सोने का एक छोटा ताज मेरी तरफ से। तभी रघु सोना विक्रम के बालों में डाल देता है। साइको, साइको हो तुम। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बस इतने में डर गए? तुम तो भगवान हो ना, जो इंसानों के जीवन का निर्णय खुद ले सकते हो। उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते समय तुम तो खुद को ईश्वर महसूस कर रहे थे। नहीं, मुझे तड़पना नहीं है। जाने दो मुझे। मैं उन सबको वापस ले आऊंगा। तो रिपोर्टर रघु मौकाए वारदात से रिपोर्टिंग और फैसला करते हुए आपकी सेवा में हाजिर, सीधे शमशान से। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। शमशान का रिपोर्टर फिर न्याय करने लाइव आएगा। अर्पित रायबरेली की एक कॉलोनी में रहता था। उसके घर में थी उसकी पत्नी गीता और जवान बेटी मायशा। अर्पित कार के पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। 5:30 बजे वो नाश्ता करने बैठता। दरवाजे से न्यूज़पेपर उठा लाओ। मैंने दरवाजा खोलकर देखा था, न्यूज़पेपर अभी नहीं आया है। मैंने सुनील को 50 बार कहा है कि हर हालत में न्यूज़पेपर 5 बजे तक आ जाना चाहिए, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आता। मैं उससे न्यूज़पेपर बंद करा के किसी और से डलवाना शुरू करूंगा। अर्पित शाम 4 बजे तक घर वापस लौट आता था। आज भी वो फ्रेश होने के बाद हमेशा की तरह न्यूज़पेपर में डूब गया। अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी। ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं होता। बोलो, मैं कौन हूँ? मायशा, क्यों पापा को परेशान कर रही हो? ओफो, आपने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। मैं तो डर ही गया था। इतनी भयानक आवाज तुमने कैसे निकाली? मुझे कॉलेज में हॉरर स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसमें? ये फालतू के काम करके क्या तुझे कोई नौकरी मिलने वाली है? और क्या, इससे नौकरी भी मिल सकती है, और अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत डिमांड है आजकल। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो अर्पित गुप्ता, वरना मैं छत से अंदर आ जाऊंगा। अब क्या कोई असलियत में भूत आ गया? गीता ने दरवाजा खोला।
पड़ोसी नारायण जी थे। नारायण भाई साहब, आप कब से भूतों की आवाज निकालने लगे? मैं तो बचपन से ऐसी आवाजें निकाल रहा हूँ। रोहन ने मुझे बताया कि मायशा बिटिया को हॉरर स्टोरी कंपटीशन में प्राइज मिला है, तो मैं बधाई देने चला आया। थैंक यू अंकल। अर्पित, तुमने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा या नहीं? कोटा में अभी 25वें छात्र ने आत्महत्या की है। अच्छा हुआ मैंने अपने छोटे बेटे को कोटा नहीं भेजा। अब वो अपनी मनपसंद फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। मैं तो अभी न्यूज़पेपर लेकर बैठा हूँ। मेरा न्यूज़पेपर वाला बहुत लेट आता है। उस नालायक को मैंने बहुत बार समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। शाम को न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तो भी घुसे तो उसी में रहते हैं आप। तुम मेरे न्यूज़पेपर वाले से बात करो। वो लड़का सुबह 3:30 बजे ही न्यूज़पेपर डालकर चला जाता है। क्या? सुबह 3:30 बजे? हाँ, और पैसे लेने के मामले में भी बहुत विनम्र है। उसे तुम जितना चाहो उतना पेमेंट दे दो, कोई बहस नहीं करता। कोई नया लड़का है, गांव से आया हुआ लगता है। अगले दिन अर्पित रात में 3 बजे उठकर सड़क पर खड़ा हो गया और न्यूज़पेपर वाले का इंतजार करने लगा। अचानक हवाएं तेज हो गई, आंधी जैसे चलने लगी। लगता है मौसम खराब होने वाला है। हवा में उड़ते हुए एक न्यूज़पेपर अर्पित की तरफ आया। न्यूज़पेपर ने अर्पित के चेहरे को पूरा लपेट लिया। अर्पित का दम घुटने लगा। तभी किसी ने न्यूज़पेपर को अर्पित के चेहरे से हटाया। सामने एक लड़का खड़ा था। क्या आपको ही न्यूज़पेपर चाहिए? नारायण अंकल ने बताया था। हाँ, मुझे ही चाहिए। ये लो, एडवांस में 500 रुपए। इसकी जरूरत नहीं है, आप महीना होने पर पैसे दे देना। तुम इतनी जल्दी न्यूज़पेपर डाल रहे हो, इसीलिए इन पैसों को रख लो। अगले दिन से रोजाना 3:30 बजे न्यूज़पेपर अर्पित के दरवाजे पर आ जाता। अर्पित बहुत खुश था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ऑफिस जाता। लेकिन मामला तब कुछ अजीब सा हो गया जब न्यूज़पेपर धीरे धीरे रात में और पहले आने लगा। पहले 3 बजे, फिर 2 बजे और फिर रात के 1 बजे न्यूज़पेपर दरवाजे पर जोर की आवाज से गिरता। रात के 1 बज रहे हैं। इतनी रात को ये लड़का न्यूज़पेपर कैसे डाल जाता है? क्या ये रात में सोता नहीं होगा? ये इतनी जोर से दरवाजे पर न्यूज़पेपर मारता है कि मेरी तो नींद ही टूट जाती है। आप इससे कहिए ना कि 4 बजे के बाद न्यूज़पेपर डाला करे। अगले दिन जब 1 बजे न्यूज़पेपर की आवाज आई तो अर्पित तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन बाहर गली में कोई नहीं था। अर्पित ने उसके अगले दिन भी यही किया, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं दिखा। ये लड़का इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया? नहीं, नंबर लेना तो मैं भूल गया। अरे इस लड़के ने नींद खराब कर रखी है। कल से मैं रात को दरवाजे के बाहर ही बैठूंगी। आप सो जाना, क्योंकि आपको तो ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा, हैं? अगले दिन गीता दरवाजे के बाहर बैठ गई। 1 बजते बजते उसकी आंख लग गई। अचानक न्यूज़पेपर तड़ाक से गीता के मुंह पर आकर लगा। तब वो घबरा कर उठ बैठी। उसने देखा गली में एक शैतान हंस रहा है। गीता तुरंत भागकर अर्पित को जगाने गई। उठिए, 1 मिनट बाहर चलिए। अर्पित और गीता जब बाहर पहुंचे तो बाहर कोई नहीं था। वो शैतान यही था। कोई शैतान नहीं होगा, मुझे लगता है वो लड़का शरारती है। उसने मुखौटा पहनकर तुम्हें डरा दिया होगा। नहीं, वो मुखौटा नहीं था। आप नारायण जी से बात कीजिए। अर्पित ने नारायण को फोन किया, लेकिन नारायण उस समय शहर से बाहर था। नारायण जी तो बाहर है, 15 दिन बाद घर लौटेंगे। रविवार को मेरी छुट्टी है। शनिवार की रात मैं घर के बाहर बैठूंगा। देखता हूँ वो लड़का कैसे नहीं मिलता है। 2 बज गए हैं, अब तो सोने का भी मन नहीं हो रहा। गीता बेड पर लेट गई और अर्पित उसके सामने चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। गीता को अखबार में शैतान का चेहरा दिखाई दिया।
शैतान के हाथ अखबार से बाहर निकले और उसने गीता के पैर पकड़ लिए। गीता चीख पड़ी। क्या हुआ? अखबार में शैतान था, उसके हाथ बाहर निकले थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे शैतान दिखाई नहीं दिया और तुम्हें दिख गया। तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए इस तरह के वहम तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं। तुम उस अखबार वाले को दिमाग से निकाल दो, मैं उसे देख लूंगा। अगले दिन शाम को अर्पित ने एक सीसीटीवी कैमरा अपने दरवाजे पर लगवा दिया। कैमरे का फोकस गली में था, जहां से न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर फेंकते थे। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अर्पित ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वीडियो में बिना सिर का एक धड़ अखबार डाल कर गया। देखिए, ऐसा दृश्य कभी आपने देखा है क्या? लेकिन ये शैतान तो नहीं है। शैतान नहीं है, लेकिन इसका सिर कहाँ गायब है? आप अकेले बाहर उस लड़के से बात करने मत जाइएगा, नारायण जी को आने दीजिए। उधर अर्पित की बेटी मायशा अपने रूम में हॉरर स्टोरी टेलिंग की रिहर्सल कर रही थी। पीटर और गरिमा अपने बेसमेंट में गए। वहाँ एक बक्सा रखा हुआ था। बक्से का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। पीटर और गरिमा डरते डरते बक्से के पास पहुँचे और उन्होंने ढक्कन उठाया। वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो चुड़ैल बोली, मुझे तुम दोनों का सिर खाना है। मायशा के कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से का ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे भी कहानी सुननी है। लगता है पापा इस बक्से के अंदर छुप कर बैठे हैं और मुझे डरा रहे हैं। मायशा ने बक्सा खोला तो शैतान खड़ा था। मायशा ने बक्से का ढक्कन गिरा दिया और बाहर भागी। पापा, मेरे कमरे में भूत है, जल्दी चलिए। अर्पित मायशा के साथ कमरे में गया। बक्से में अखबारों का ढेर था। क्या ये अखबार तुमने इकट्ठे किए हैं? हाँ, दरअसल मैं अपनी कहानियाँ अखबार से निकलने वाली घटनाओं से ही बनाती हूँ। इन अखबारों को यहाँ से हटा दो। अखबार वाला लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ दिन हमें सावधान रहना होगा। अर्पित और गीता ने कुछ दिन न्यूज़पेपर उठाए ही नहीं। न्यूज़पेपर 1 बजे ही दरवाजे पर आता रहा, लेकिन एक रात अर्पित और गीता को उठना ही पड़ा, क्योंकि उस रात लगातार दरवाजे पर न्यूज़पेपर लगने की आवाजें आ रही थी, जैसे एक नहीं कई सारे न्यूज़पेपर फेंके जा रहे हो। ये क्या हो रहा है? अब तो मुझे बाहर जाना ही होगा। आप ये लाठी ले जाओ, इससे भूत का सिर तोड़ देना। अर्पित लाठी लेकर रोड पर गया, लेकिन शैतान तेजी से भाग गया। इस न्यूज़पेपर वाले ने तो नाक में दम कर दिया है। चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। काश मैं जल्दी न्यूज़पेपर पाने के चक्कर में पड़ा ही ना होता। घर में जाकर अर्पित ने गीता से कहा, कुछ दिनों के लिए हम लोग भी किसी होटल वगैरह में चलते हैं। जब नारायण जी वापस आएंगे तो हम भी वापस आ जाएंगे। अर्पित का परिवार कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद वो लोग वापस लौटे। दरवाजे के आगे अखबारों का ढेर लगा हुआ था। उसी दिन अर्पित ने नारायण से बात की। तुम चिंता मत करो, वो लड़का पकड़ में आ जाएगा। अर्पित और नारायण ने 2 आदमियों को कुछ पैसे दिए और उनसे कहा, एक 20-22 साल का लड़का न्यूज़पेपर डालने आता है। वो रात में 1-2 बजे के करीब आएगा। तुम दोनों उसे पकड़ लेना और फोन करके हमें बुला लेना। दोनों आदमी रात में कॉलोनी के गेट पर खड़े हो गए। 1 बजे न्यूज़पेपर वाला लड़का आया। सुना, तुम यहीं रुको, हमें तुमसे कुछ काम है। लड़का शैतान में बदल गया और उसने दोनों आदमियों की गर्दन उठाकर उन्हें हवा में उछाल दिया। अर्पित अपने घर फोन आने का इंतजार कर रहे थे। उनके गेट पर जलता हुआ न्यूज़पेपर आया। अर्पित का दरवाजा खुला हुआ था। उसके पर्दे जलने लगे और घर में आग लग गई। मैं आग बुझाती हूँ, आप रोड पर जाइए। अर्पित और नारायण रोड पर पहुंचे और उन्होंने शैतान को पकड़ लिया। बोलो,
तुम कौन हो और क्यों हमें परेशान कर रहे हो? शैतान एक लड़के की आत्मा में बदल गया। मेरा नाम आकाश है। 10 साल पहले मैं इस कॉलोनी में न्यूज़पेपर डाला करता था। उस समय इस कॉलोनी में एक अधिकारी रहता था जिसके घर में न्यूज़पेपर डालने जाता था। मैं कोशिश करता था कि अधिकारी के घर में 5 बजे तक न्यूज़पेपर दे आऊं, लेकिन कभी कभी मुझे देर हो जाती थी। जिस दिन भी न्यूज़पेपर लेट होता उसके अगले दिन अधिकारी मुझे बहुत डांटता। एक दिन मेरी उससे लड़ाई हो गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे कुछ गालियां बक दी। अधिकारी बहुत गुस्से में आ गया और उसने गला दबाकर मेरी हत्या कर दी। किसी को पता न लगे इसीलिए वो मुझे चुपचाप जाकर नदी में फेंक आया। मैं उस अधिकारी को मार चुका हूं और अब उन लोगों को परेशान करता हूं जो जल्दी न्यूज़पेपर पाने के लिए पागल रहते हैं। लोग न्यूज़पेपर वालों की परेशानियां नहीं समझते। न्यूज़पेपर वाले रात में उठते हैं, फिर न्यूज़पेपर लेने प्रेस तक जाते हैं और फिर घर घर बांटते हैं। उनकी नींद टुकड़ों में पूरी होती है, लेकिन अखबार पढ़ने वालों को तो बस टाइम पर न्यूज़पेपर चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी न्यूज़पेपर पाने के लिए कुछ ज्यादा ही संवेदनहीन हो गया था। मैं अपने पुराने न्यूज़पेपर वाले से ही बात कर लूंगा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। उस दिन के बाद से लड़के का भूत कभी दिखाई नहीं दिया।